हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम दृष्टि पर। दोस्तों, आज की डेट है 17 अगस्त 2022 और डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलीवेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में 40 से 50% की भूमिका प्ले करता है, रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम लोग जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर जो स्टैटिक जीके के साथ में बहुत सारे कंटेंट के साथ में डिस्कस करेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस सेशन की जो पीडीएफ है साथियों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी और हमारा जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम दृष्टि का, वो एप्लीकेशन भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ भी इसकी लिंक मिल जाएगी। और देखो, इस एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए विद डिस्कशन है, विद फुल डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में, चाहे आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर चाहिए आपको, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर चाहिए तो वो भी आपको यहीं पर हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए हमारे इस एप्लीकेशन को। और इसके अलावा एक और जो चीज़, जो हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो हमने अभी 15 अगस्त को हमने जो गिव अवे दिया था दोस्तों आप लोगों के लिए, वो भी अभी चल रही है। और तो वो गिव अवे भी अभी आपको फ्री में, वो पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो सकती है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें तो वो टेस्ट सीरीज भी अभी आपको मिल जाएगी। गिव अवे अभी चल ही रहा है दोस्तों, सैटरडे तक आपको जल्दी से ये अपना जो है कर लेना है ये, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं, समर्पण बैच और मिशन एसडीएम, वो भी, उन पर भी अभी जो है डिस्काउंट, भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आपको डिस्काउंट इन बैचेस पर, समर्पण बैच हो गया, मिशन एसडीएम बैच हो गया, इन पर अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको दोस्तों कोड यूज करना है। ध्यान रखिएगा, कोड जो है वो यूज करना है ED400 400, ये वाला कोड आपको यूज करना है। और अब ये वाला जो कोड यूज करेंगे ना आप, तो आपको जो भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है सभी चीज़ों पर, है ना, वो सब आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज का हम अपना सेशन जो है शुरुआत करते हैं इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। पहले हम सुर्खियों को देखते हैं दोस्तों। हमारी जो सुर्खियों का जो सबसे पहली सुर्खी है वो है कि 14 अगस्त को मनाया जाता है 14 अगस्त को पिछले साल से ही प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का किया गया उद्घाटन। पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का सीईओ। रणवीर सिंह को प्रदान किया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न अवार्ड्स 2022 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड। हाल ही में भारत की 11 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 75। चर्चा में रही बौद्धिक संपदा से संबंधित निपम पहल ने समय से पहले अपने टारगेट को किया प्राप्त। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ। कोलकाता में हुगली नदी पर शुरू की गई भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व में भारत शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत ने प्राप्त किया 7वां स्थान। भारत के द्वारा की गई हाल ही में टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी। दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। अब हम कॉम्प्रिहेंसिवली अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने कोर्सेज के बारे में। अगर आप यूपी आरओ एआरओ 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। और यहाँ पर आपको 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम मिलेगा। प्री मेंस आरओ की आपको तैयारी कराई जाएगी। प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज आपको और रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेंगी। इसके अलावा सभी कक्षाओं के अनुभवी अध्यापकों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यह कोर्स अवेलेबल है। और आपका
वीकली एवेल्युएशन भी किया जाएगा, आपको साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाएगा कि आप लोगों की पढ़ाई सही से चल रही है या नहीं चल रही है, आपकी तैयारी सही ढर्रे पर है या नहीं है। 75% का इस पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको साथियों डिस्काउंट लेना है तो आप लोगों को कोड यूज करना, ध्यान रखिएगा क्या कोड यूज करना है, कोड यूज करना है आपको ED400, ठीक है, ये आपको कोड यूज करना है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखना ED400, ED का मतलब है एग्जाम दृष्टि 400, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको UPRO का समर्पण बैच लेना है तो आपको कोड यूज करना है ED400। और मैं चाहूँगा आप लोग इस कोर्स को जरूर लें साथियों, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला। आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर अगर आपको ले जानी है अपनी तैयारी तो इस कोर्स को जरूर लें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स 7011127226 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। और ये बैच कब से शुरू हो रहा है दोस्तों, जो 75% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों 5 सितंबर से, ध्यान रखिएगा। और ये डिस्काउंट ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, 31 अगस्त तक ही अवेलेबल रहेगा। आपको कोड यूज करना है ED400, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा कोर्स है वो है मिशन SDM 2.0। ये भी बाइलिंगुअल है। अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे उससे आगे के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये जो बैच है आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। यहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की तैयारी कराई जाएगी। इस पर भी साथियों 75% का डिस्काउंट चल रहा है अभी 31 अगस्त तक, और 5 सितंबर से ये बैच जो है शुरू हो रहा है। अब ये जो 75% का जो डिस्काउंट है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कोड यूज करना है यही ED400, यानी कि 400 का ये वाला जो कोड आप लोग यूज करिएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला कोड आप यूज करेंगे तो जो है आपको ये 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउट सेशन आपके कराए जाएंगे और प्रीलिम्स के पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही पेपर्स की आपको तैयारी कराई जाएगी बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। और क्लास नोट्स, PDF सभी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पर आपकी होगी और उस आंसर्स को आपको इवेल्युएट कराया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि मेंस का आंसर कैसे लिखना है, कैसे आपको इंट्रो लिखना है, कैसे आपको मेन बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूड करना है आंसर को। तो सारी चीज़ों को क्या क्या पॉइंट्स का क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को कराया जाएगा बहुत ही अच्छे से। इंटरव्यू की भी तैयारी साथ के साथ आपकी कराई जाएगी। और 75% डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है ED400, क्लियर। और 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है और ये बैच शुरू हो रहा है 5 सितंबर को। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे ये नंबर्स पर आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों, 14 अगस्त को प्रतिवर्षीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को। तो उस टाइम दोस्तों देश आज़ाद तो होता है, लेकिन देश का जो है पार्टीशन कर दिया जाता है। देश को 2 देशों में विभाजित कर दिया जाता है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो इस टाइम जब लोग विभाजन हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसफ़र हुए, इधर से उधर गए, तो बहुत सारी यहाँ पर हिंसा हुई, गृह युद्ध भड़का, हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुआ था। तो उसी सब चीज़ों को याद करने के लिए ये विभाजन की जो विभीषिका थी उसकी स्मृति में ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर इज ए, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और पिछली साल 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये राजपत्र यानी कि गजट में भी जारी कर दिया गया था, क्लियर। और भारत की जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के विभाजन के दौरान जो लोगों के द्वारा यातना सही गई थी, वेदना सही गई थी, उसी का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को प्रतिवर्षीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसके बारे में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। पहला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस, ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 26 दिसंबर को साथियों वीर बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा कि ये जो पुल बनाया गया चिनाब रेलवे ब्रिज या चिनाब रेलवे पुल, ये कौन सी नदी पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चिनाब रेलवे पुल, और दोस्तों ये है कहाँ पर? चिनाब नदी पर। क्लियर? चिनाब नदी पर है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ये, ध्यान रखना आप ये चीज़ आपको फैक्ट याद रखना। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है चिनाब ब्रिज, और इसके गोल्डन जॉइंट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जब ये पुल पूरा बन जाएगा ना, तो इसकी जो हाइट है वो एफिल टावर से भी ऊंची हो जाएगी। एफिल टावर कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें चिनाब ब्रिज की, तो 359 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी लंबाई है 1315 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और चिनाब नदी से इसकी जो तल की ऊंचाई है वो 359 मीटर, और एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, आप लोगों को याद रखना। इसमें कुल वजन है इसका 10,619 मीट्रिक टन, और पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। इसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस वे में किया गया दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो, जैसा कि आप जानते हैं जो J&K है वो कैसा एरिया है? वो हिमालयी रीजन है, और यहाँ पर भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रख करके यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, ताकि भूकंप और तेज धमाकों में ये एकदम सेफ रहे, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट चिनाब नदी के बारे में बात करें तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ये चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है, और इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद में इसको चिनाब नदी के नाम से ये जानी जाती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर के बाद में पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से होकर के बहती है ये। और चिनाब नदी का पानी जो है भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसकी शर्तों के अनुसार साझा किया जाता है चिनाब नदी का पानी। क्लियर? और ये जो सिंधु जल समझौता है ये मतलब कौन से वर्ष में संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था दोस्तों, ये जो हुआ था 1960 में ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है? सिंधु जल समझौते की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब? 1960 में। और इसमें जो मध्यस्थता की जाती है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है, आप लोगों को ये भी फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौते के अनुसार पाकिस्तान कौन सी नदियों के जल का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों पाकिस्तान जो है चेनाब, इसके अलावा झेलम और इंडस यानी कि सिंधु नदी, इन 3 नदियों के पानी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? पाकिस्तान के द्वारा। जबकि व्यास, सतलज और रावी, इन 3 नदियों का जो पानी है वो उसका प्रयोग किया जाएगा भारत के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी के नाम से इसको जाना जाता था। वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है? झेलम नदी का। और रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी है, और इसी परुष्णी नदी के किनारे, जो कि रावी नदी के नाम से जानी जाती है आजकल, वहीं पर ही साथियों ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध दाशराग्य युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो नेट ग्रिड है इसका काम क्या है? सबसे पहले आप इस खुफिया ग्रिड के बारे में जानिए। देखिए, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में। इसकी स्थापना 2008 में होती है, और 2008 में एक आतंकवादी हमला हुआ था। कौन सा? मुंबई में। ध्यान होगा आपको, ये है जो ताज होटल पे हमला हुआ था ना, ताज होटल पर जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक ताज होटल पर, तो उसी के बाद में ही ये नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि देखिए उससे पहले जो इसका मास्टरमाइंड था वो बार बार इंडिया आ रहा था, लेकिन बावजूद इसके इस डेटा पर कोई भी कलेक्शन, इस डेटा पर कोई भी एनालिसिस नहीं किया गया उस समय जो खुफिया एजेंसियों के द्वारा। तो इसी चीज़ की खामी की वजह से ही, इसी चीज़ की कमियों की वजह से ही यहाँ पर अटैक हुआ था इंडिया के मुंबई में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2008 में नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी। ये आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं उनको ट्रैक करती है ये, और ट्रैक करने के बाद में उनका विश्लेषण करती है। ठीक है?
तो याद रखना ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसका जो आंसर है वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को अभी नेट ग्रिड का CEO बनाया गया है। क्लियर। 1994 के IAS ऑफिसर हैं जो कि नागालैंड कैडर के हैं और इनको ये इससे पहले ये गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। क्लियर। नेट ग्रिड के बारे में हमने बात कर ही रही है। 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में 2008 में, उसके बाद में इसकी स्थापना करी जाती है क्योंकि इस हमले का जो मास्टर माइंड था वो था डेविड हेडली। डेविड हेडली इस टेररिस्ट अटैक का मास्टर माइंड था और वो लगातार 2006 से 2009 के बीच में कई बार इस हमले की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए भारत आया था। बावजूद इसके उसके आवागमन की किसी भी सूचना का कोई विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए इस कमी को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी नेट ग्रिड की। इसका पूरा नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नेट ग्रिड। और 26/11 जैसी घटना हुई थी, आतंकवादी घटना, वैसी घटनाओं को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा मैंने आपको बताया अभी, यह आतंकवादी गतिविधियों को ट्रैक करता है। आतंकवादी हमलों को रोकने में इसकी खुफिया प्रवर्तन एजेंसियों की ये सहायता करता है। नेट ग्रिड के द्वारा दोस्तों बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का प्रयोग करके डेटा को बड़ी मात्रा में इसका स्टडी की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, डेटा का कलेक्शन किया जाता है। ये सभी इसके काम है। आप लोगों को याद रखना है नेट ग्रिड के बारे में। अब जो हाल फिलहाल की जो नियुक्तियां हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं, वो जैसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया था हाल ही में। सेबी की अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। आप लोगों को याद रखना सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। आप लोगों को याद रखना है ONGC की यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। और जबकि UPSC के अध्यक्ष ये मनोज कुमार सोनी को नियुक्त किया गया है। आप लोगों को याद रखना है IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देबाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है IRDAI के अध्यक्ष। आप लोगों को ये याद रखना है। यहाँ पर हमने ये सारी बातें डिस्कस करी। अब नेक्स्ट है हमारा सवाल जो वो है कि हाल ही में प्रदान किए गए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स 2022 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो सबसे पहले आप इस अवार्ड के बारे में जानिए दोस्तों। ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल IFFM मेलबोर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ये दिया जाता है और जो भारतीय बॉलीवुड है और भारतीय फिल्मों का जो इतिहास है उसका जश्न मनाने के लिए इसका उद्देश्य होता है इसका जश्न मनाना। तो जो 2022 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, 83 जो मूवी आई थी उस मूवी में रणवीर सिंह जो हैं इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और कपिल देव की पूरी कह सकते हैं हम इनके पूरे जीवन पर बनी हुई ये मूवी है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होता है ये अवार्ड समारोह, जहाँ पर भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्म, TV शोज, वेब सीरीज की स्क्रीनिंग इन सभी को और इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज़ का जश्न मनाना इसका उद्देश्य होता है। इसके बारे में अवार्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो मैंने ये सारे अवार्ड्स आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म है 83, बेस्ट डायरेक्टर है सुजीत सरदार उधम सिंह के लिए और अपर्णा सेन है द रेपिस्ट के लिए। तो ये बेस्ट डायरेक्टर है दोनों, ध्यान रखना, सुजीत सरकार और अपर्णा सेन। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इसमें रणवीर सिंह को और बेस्ट एक्ट्रेस हैं शेफाली शाह, जलसा के लिए दिया गया है। जबकि बेस्ट सीरीज है मुंबई डायरीज 26/11, जो 26/11 अटैक हुआ था अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, मुंबई में 2008 में जो अटैक हुआ था, ये जो आतंकवादी हमला उसके ऊपर आई है मुंबई डायरीज। ठीक है। नेक्स्ट है एक जो सीरीज, किसी भी सीरीज का बेस्ट एक्टर मोहित रैना को दिया गया है और ये भी मुंबई डायरीज का 26/11 का ये सीरीज है। और इसमें जो बेस्ट सीरीज का जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया साक्षी तंवर को। नेक्स्ट है बेस्ट इंडियन फिल्म जग्गी है। सब कॉन्टिनेंटल की बेस्ट फिल्म वो है जॉयलैंड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को दिया गया है। सिनेमा पुरस्कार में डिसरप्टर्स ये अवार्ड दिया गया है वाणी कपूर को। क्लियर। नेक्स्ट है सिनेमा पुरस्कार में इक्वालिटी के लिए जलसा को दिया गया है और सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप ये अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को। चलते हैं आगे। अब ये सवाल हैं जैसे कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो पुरस्कार दिए गए थे 2022 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को ही दिया गया था 83 के लिए। क्लियर। 94th ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों वो LA में दिए जाते हैं, यानी कि लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। और 94वें अवार्ड अभी दिए गए हैं, उनमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया कोडा को। और 2021 का भी याद रखना है, 2021 में नोमैडलैंड को दिया गया था।
और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसिका चेस्टन को। और जो ये जेसिका चेस्टन है द आइज ऑफ टेमी फॉय, ये इसकी एक्ट्रेस हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है वो जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। लगातार आर्द्र भूमियाँ रामसर साइट में शामिल होती जा रही हैं, रामसर स्थलों में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारत का दोस्तों टारगेट था कि हम 75वें स्वतंत्रता, जब हमारा को ये स्वतंत्रता का जो वर्ष पूरा होगा, ठीक है, तब तक हम 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लेंगे। ये टारगेट था भारत सरकार का, और अब ये टारगेट पूरा हो भी गया है 15 अगस्त से पहले पहले। तो जो है आपसे सवाल पूछा है कि 11 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो देखो, जैसा हमने पहले जब डिस्कस किया था, पहले जब 10 आर्द्र भूमि जोड़ी गई थी तो उस समय 64 हो गई थी, है ना। और अभी 11 और जोड़ देंगे 64 में, तो कितनी हो जाएंगी? 75। तो अब टोटल कितनी हो गई है? 75। राइट आंसर इसका बी। तो आप लोगों को याद रखना कौन कौन सी आर्द्र भूमि है। ये आर्द्र भूमि है, यहाँ पर देखो, जैसे तंपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वॉयर, अंशुपा लेक, कहाँ पर है ये? यहाँ पर मैंने सारा इसका पूरी डिटेल दे रखी है। देखो, जो तंपारा झील है ये उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड रिजर्वॉयर जो है आप जानते भी हैं, हीराकुंड बांध आप जानते हैं ना, वही ये जलाशय है। अंशुपा झील ये उड़ीसा में है, इसको भी रामसर स्थल घोषित कर दिया है अब अंशुपा झील को। यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में है। चित्रकूड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है। वडुवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। थाने क्रीक ये महाराष्ट्र में है। और हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये टोटल दोस्तों 11 साइट्स हैं, 11 नई साइट्स को अब शामिल कर लिया गया। और टोटल कितनी हो गई है? तो ध्यान रखना, अब टोटल भारत में रामसर स्थलों की सूची 75 हो गई है। क्लियर? चलते हैं आगे। रामसर स्थल होता क्या है? देखिए, रामसर स्थल साथियों ऐसा एक वेटलैंड होता है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं। इनकी जो शुरुआत होती है साथियों, एक जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए इनके लिए एक कन्वेंशन आयोजित किया जाता है रामसर ईरान में। कब? 2 फरवरी 1971 में। और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। उसी कन्वेंशन को ही साथियों रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। और इसका उद्देश्य है कि आर्द्र भूमि जो है उनके संरक्षण करना, और इसके लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था इसी सम्मेलन में 1971 में। और इस संधि को 1975 में लागू कर दिया जाता है। क्लियर? भारत ने इस पर साइन कब किया? भारत ने इस पर साइन 1982 में किया था। और रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। चलते हैं आगे। ये कुछ रामसर स्थलों की सूची है, जैसे कि चिल्का झील ओडिशा में है। 1981 में पहला जो झील है, यानी हम कह सकते हैं कि पहली रामसर साइट भारत की कौन सी थी? चिल्का झील ओडिशा में। दूसरी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। हरीके झील पंजाब में। सांभर झील राजस्थान में। कंजली झील ये पंजाब में है। और रोपड़ वेटलैंड पंजाब में 2002 में इसको शामिल किया गया था। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। और दीपोर बील ये असम में है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। 49 तक यहाँ पर आप लोग इनको 2 जो ये आर्द्र भूमि है उनको याद रखना है आप लोगों को। एक तो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है, 2022 में इसको शामिल किया गया था रामसर साइट में। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है और इसको जो है 2022 में शामिल किया गया था। क्लियर? अब ये जो है 10 साइट पिछली बार शामिल की गई थी, कौन कौन सी? एक तो कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। सतकोसिया गॉर्ज ये ओडिशा में था। और नंदा लेक ये गोवा में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। रंगनाथ 2 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बर्ड सेंचुरी थी कर्नाटका में। और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु में। वेल्लोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में। और वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। उद्यामरथंडापुरम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में। तो ये जो 10 साइट थी ये पिछली बार शामिल की गई थी, 11 अब शामिल कर ली गई हैं। तो अब टोटल हो गई हैं कितनी? टोटल हो गई हैं साथियों अब 75। क्लियर? ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में चर्चा में रही नीपम पहल संबंधित है। तो दोस्तों जो नीपम पहल संबंधित है वो है
किससे संबंधित है, यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म देखिए, ये है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, नीपम। तो दोस्तों ये जो नीपम है ये किससे संबंधित है, बौद्धिक संपदा से, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं दोस्तों जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, तो ये सभी क्या है, ये है बौद्धिक संपदा। तो ये जो नीपम पहल है ये किससे संबंधित है, आप लोगों को याद रखना है, पेटेंट से संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें याद हम जो डिस्कस करें तो जो ये मिशन है ना, ये मिशन साथियों 8 दिसंबर 2021 को शुरू किया जाता है, ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में। और इसका उद्देश्य ये था कि आने वाले जो 15 अगस्त है, यानी कि 15 अगस्त 2022 तक, 15 अगस्त 2022 तक 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा से जागरूक करना है। बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रति जागरूक करना और उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका टारगेट था कि इसको हमें पूरा करना था 15 अगस्त 2022 तक। लेकिन अब इस मिशन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो 31 जुलाई 2022 यानी कि अपने टारगेट का जो डेट था उस समय से पूर्व ही हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है, इसलिए ये न्यूज में है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये हमने इस मिशन के बारे में यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने जो इंपॉर्टेंट सवाल है आज के वो हैं कि पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है। तो गाइस जो पेटेंट है वो 20 वर्ष के लिए होता है, आप लोगों को याद रखना है। जबकि जो जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की जो अवधि है वो 10 वर्ष होती है। 10 वर्ष के बाद में इनको रिन्यू कराया जाता है, उसी तरह से पेटेंट को भी 20 वर्ष के बाद में रिन्यू कराया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। इसको देखो यूएसए के द्वारा इसको जारी किया जाता है, पहले स्थान पर यूएसए ही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो इंडिया है दोस्तों वो है 43 रैंक है इसकी, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में। नेक्स्ट है हाल ही में युवा संवाद कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ? तो दोस्तों ये जो युवा संवाद कार्यक्रम है ये शुरू हुआ नई दिल्ली में। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्माइल 75। जो स्माइल 75 पहल है दोस्तों, ये स्माइल 75 सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। जबकि जो के फोन प्रोजेक्ट है ये किसकी पहल है? केरल सरकार की पहल है। और हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम ये संबंधित है भारतीय सेना से संबंधित। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारा बैच है, समर्पण बैच, 75% डिस्काउंट चल रहा है। आपको डिस्काउंट लेना है इस पर तो आपको कोड यूज करना है ED400। ध्यान रखना है, कोड आपको याद रखना है ED400, तभी आप लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड क्या है इसका? अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, और मैं चाहूँगा आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें साथियों, क्योंकि अगर आपको अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाना है तो हमारे जो बैच है उनको जरूर ज्वाइन करें। और ED400 जो इसका कोड है, इस 75% डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए ये कोड आप यूज करें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। यहाँ पर आपको साप्ताहिक मूल्यांकन भी मिलेगा, ठीक है। और ये RO की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर। इसके अलावा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मिशन SDM 2.0, इस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है 75% का। और इसके लिए भी आपको जो कोड यूज करना है 75% डिस्काउंट के लिए ED400 कोड यूज करना है। और ये कोड है, ध्यान रखना, डिस्काउंट के लिए। 5 सितंबर से ही ये दोनों बैच शुरू हो रहे हैं और इसका जो 75% का डिस्काउंट है वो है 31 अगस्त तक। ये और इस सब के लिए आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम दृष्टि जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ऐप जो है आप लोगों को जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो UPSC के हों, UPPCS के हों और अन्य स्टेट्स एग्ज़ाम्स हों, ठीक है, तो वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। कई कोर्सेज़ यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल यहाँ पर होंगी। टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल जाएगी। अभी उस पर भी हमने कल ही गिव अवे दिया है उसका, तो वो भी अभी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। हालांकि उसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपये, 499 रुपये उसका कॉस्ट है उसकी, लेकिन वो अभी आपको फ्री में अवेलेबल है यानी कि वो 20 तारीख तक, ठीक है, जो आने वाला शनिवार है 20 अगस्त तक, तब तक वो हमारे गिव अवे के थ्रू फ्री चल रहा है। तो वो हमको हमारे जो एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। और कोड आपको क्या यूज करना है इस बैच के लिए, मिशन SDM के लिए और समर्पण बैच के लिए कोड आपको यूज करना है ED400, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है
जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ये है क्या, ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है भारत की पहली है ये सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी, यानी कि उजाला करने के लिए तटों पर ये खारे पानी से चलेगी। ये ध्यान रखना, ये जो लालटेन है कैसे चलेगी, ये खारे पानी से जलेगी ये, ठीक है। इसमें खारे पानी का प्रयोग किया जाएगा और ये जल जाएगी। क्या, ये इसका नाम है रोशनी, आप लोगों को याद रखना लालटेन का। जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इसका जो है ये शुभारंभ किया है इसका, और इसमें एलईडी बल्ब का इसमें प्रयोग किया गया है, और जैसा कि खास तौर से तैयार की गई है, इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है इसमें खारा पानी। क्लियर। और इससे जो यहाँ पर रहने वाले जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले, उन लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और पूरी 7500 किलोमीटर की जो हमारी लंबी तटीय रेखा है, उसके किनारे वाले जो मछुआरे रहते हैं, उनके किनारे रहने वाले, उनके जीवन को बहुत आसान कर देगी ये। खारे पानी से जलेगी ये, और इसका इस्तेमाल जो इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है ना, वो देखो इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि केवल समुद्र का पानी ही चाहिए, खारा पानी चाहिए, चाहे वो कैसा भी पानी हो। सामान्य जो पानी होता है उसमें भी अगर नमक मिला देंगे ना, तो भी ये लालटेन का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। और इसका जो अनावरण किया गया वो किसने किया है, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे, नाम है इसका रोशनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि उजाला योजना किससे संबंधित है, ये एलईडी बल्ब से संबंधित है। जबकि जो ग्राम उजाला योजना है साथियों, ये शुरू हुई थी आरा बिहार से। और सौभाग्य योजना ये भी विद्युत से ही संबंधित है, विद्युतीकरण से, और इसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2017 से। नेक्स्ट, लवणीय जल में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है साथियों हेलोफाइट के नाम से, ध्यान रखना। जबकि जो मरुस्थल में, डिजर्ट में जो पौधे उगते हैं ना, मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में लकी बिल ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार के द्वारा। लंपी प्रोवैक किस रोग के लिए स्वदेशी टीका है, तो दोस्तों ये जो स्वदेशी टीका लंपी रोग को रोकने के लिए है, और नाम है इसका, वैक्सीन का क्या नाम है, लंपी प्रोवैक। नेक्स्ट, भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्यान, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो गाइज इसका उद्घाटन हुआ रानीखेत में। क्लियर। और रानीखेत है उत्तराखंड में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, तो गाइज जो ये शुरू की गई है, ये की गई है गाइज कहाँ पर, कोलकाता में। और कोलकाता में हुगली जो नदी है, हुगली नदी में ये अंडर वाटर मेट्रो, ध्यान रखना, ये पानी के भीतर चलेगी ये मेट्रो। क्लियर। पानी के भीतर चलेगी हुगली नदी पर। क्यों, क्योंकि देखिए जो हावड़ा ब्रिज है, यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, और हावड़ा जो ब्रिज है, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर, चूँकि यात्रियों का दबाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इसी यात्रियों के दबाव को, लोगों के दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर ये मेट्रो की सुविधा शुरू की गई है, और ये अंडर वाटर चलेगी, ध्यान रखना, हुगली नदी में। क्लियर। ये आप यहाँ पर ये कटिंग देख सकते हैं इसकी, आर्टिकल न्यूज़पेपर की। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो में जल्द सफ़र कर पाएंगे यात्री, और कोलकाता में ये शुरुआत होगी इसकी। इसके बारे में बात करें तो कब से शुरू हो जाएगी ये दोस्तों, जून 2023 से शुरुआत हो जाएगी। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी प्रोजेक्ट के अंडर इसका डेवलपमेंट, इसको बनाया जा रहा है मेट्रो सेवा को। और कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर बनाया जा रहा है, जैसा मैंने अभी बताया। उद्देश्य है इसका जो हावड़ा ब्रिज है, या कह सकते हैं कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दबाव को कम करना, लोगों के यात्रियों के दबाव को कम करना। और इस रूट की जो है कुल लंबाई कितनी है, 16.55 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि पानी के नीचे कितना रूट है, 10.8 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, जो अंडर वाटर मेट्रो है उसकी लंबाई है 10.8 किलोमीटर, उस रूट की लंबाई है ये 10.8 किलोमीटर। क्लियर। चलते हैं आगे, ये है वेस्ट बंगाल का मैप, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता में यहाँ से ये बह रही है हुगली नदी। क्लियर। ये हुगली नदी बह रही है, और इधर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी यहीं पर हावड़ा है, और ये है हावड़ा जंक्शन। इसी जंक्शन पर, यहीं पर ही ये अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। क्लियर। चलते हैं आगे, और नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है आज की, वो है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, 1912 में, यानी कि 1912 में ये शिफ्ट कर दी जाती है, और 1911 में इसकी क्या होती है, घोषणा होती है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो दोस्तों भारत में 18 रेलवे जोन हैं, और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो गंगा नदी पर है, और कहाँ से कहाँ तक है,
प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है। जबकि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र नदी पर और धुबरी से सादिया तक है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर। और भारत का पहला ये नदी द्वीप है। भारत का क्या, विश्व का पहला नदी द्वीपीय जिला, आप लोगों को ये भी याद रखना है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। क्लियर सारी बातें। चलते हैं आगे और नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व में भारत शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है। तो देखो, जो अब ये रिपोर्ट जारी की गई है ना दोस्तों, इसमें भारत डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व में डिजिटल करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जो हो गई, बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, ये शीर्ष 20 में भारत 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। और 2021 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 7% से अधिक भारतीयों के पास में क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिजिटल मुद्रा अवेलेबल थी। 7वें नंबर पर है भारत। और पहले नंबर पर कौन है इसमें, डिजिटल करेंसी के मामले में सबसे ज़्यादा जो डिजिटल करेंसी वो है यूक्रेन पे। यूक्रेन सबसे ऊपर है, उसके बाद में रूस का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर है वेनेजुएला। तो आप लोगों को इन तीनों देशों के नाम याद रखने हैं। क्लियर। चलते हैं आगे और नेक्स्ट सवाल है, मोसी उतुन्या सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, ये किस देश के द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये किए गए हैं जिम्बाब्वे के द्वारा। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश, गाइज ये है एल सल्वाडोर। कौन है, एल सल्वाडोर पहला देश है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की है, तो गाइज ये की है 30% की घोषणा की है। और भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कब जारी किया गया, ये मतलब कौन सा इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जारी किया गया क्रिप्टो वायर के द्वारा। आप लोगों को ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट है, ईरान की नई मुद्रा कौन सी है, ईरान की जो नई मुद्रा है वो है टोमान। आपसे ये भी सवाल बन सकता है कि टोमान किस देश की नई मुद्रा है, तो ये हाल ही में जारी की गई, ध्यान रखना, ईरान के द्वारा। ये आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हाल ही में टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक हुई थी, उसकी मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। क्या रिलीवेंस है इसका, देखो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो टाइगर रेंज कंट्री हैं, कितनी है ये 13 देश हैं दोस्तों। टाइगर रेंज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर टाइगर अवेलेबल हैं, तो ये 13 देश हैं। इन 13 देशों की शिखर बैठक होती है और उस शिखर बैठक से पूर्व जो पूर्व बैठक होती है उसको बोलते हैं पूर्व शिखर बैठक। क्लियर, ध्यान आया आपको, या मतलब समझ में आया, तो ध्यान रखिएगा। इसकी मेजबानी हाल ही में भारत के द्वारा की गई है। क्यों की गई है, देखो जो सितंबर में जो शिखर बैठक होगी, उस शिखर बैठक के पर जो भी घोषणा की जाएगी, उस घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए इसका आयोजन किया गया था और इसकी जो मेजबानी की थी वो भारत ने की थी। क्लियर, ये जो है ये इसकी शिखर बैठक होगी कहाँ पर, 5 सितंबर 2022 को होगी और ये व्लादिवोस्टॉक में होगी। व्लादिवोस्टॉक है रूस में। क्लियर, इसके अलावा कुछ और बातें हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो देखो जैसे कि चीन और इंडोनेशिया को छोड़कर टाइगर या फिर जो टाइगर रेंज है वो 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, केवल चीन और इंडोनेशिया ने भाग नहीं लिया था, बाकी के देशों ने इसमें भाग लिया था। और टाइगर रेंज कंट्री कितनी है, 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं। कौन कौन सी, भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, ये सभी देशों के नाम आपको याद रखने हैं। इस बैठक का उद्देश्य क्या था, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि शिखर सम्मेलन में जो अपनाए जाने वाले बाघ संरक्षण के जो टारगेट्स हैं या मेजर्स कह सकते हैं हम उनको, उन सभी के बारे में जो घोषणा की जाएगी उस घोषणा को अंतिम रूप देना था। क्लियर सारी बातें। अब हम इंपॉर्टेंट सवाल आज के डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व है 53, जबकि नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है। और कहाँ पर है ये छत्तीसगढ़ में। आप लोगों को याद रखना है। 53वां टाइगर रिजर्व है कौन सा, गुरु घासीदास। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है गाइज बाघों के संरक्षण से। और नेक्स्ट है, हाल ही में T/2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये प्रदान किया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। आप लोगों को याद रखना है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्लियर, चलते हैं आगे। अब जो है ये आज का सवाल है साथियों, हमारा आज का डिस्कशन हो चुका है
क्लियर। ये आज का सवाल जिसको आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? जल्दी से आप लोग, मैं चाहूँगा कि इसका जो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग इसका, कि हाल ही में अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। इसके साथ में आपको ये और जोड़ दूँ, देखो ये जो अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व है ना, ये उस राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है। तो जल्दी से बताओ अब कि किस राज्य ने इसकी घोषणा की गई है। चलते हैं आगे और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर करेंगे। कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तरीके से कि प्रतिवर्ष विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नहीं है, अलग अलग टाइम पर होता है। ये अब की बार जो 2022 में मनाया गया, ये 12 अगस्त को मनाया गया है। 16 से 23 अगस्त के बीच में पहली खेलो इंडिया अंडर 16 महिला हॉकी लीग कहाँ पर आयोजित होगी? तो गाइज ये होगी नई दिल्ली में। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेने जा रही है? तो ये भाग लेने जा रही है गाइज मलेशिया। नेक्स्ट है, 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के बीच टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का चौथा एडिशन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गाइज ये होगा कोलकाता में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया गुइलेर्मो पाब्लो रियोस ने, गुइलेर्मो पाब्लो रियोस के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में स्माइल 75 नामक पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का सुझाव दिया है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो गाइज इसमें शामिल है नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरस, यानी कि तीनों ही ये शामिल है और आंसर इसका है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पुरुषों के आईपीएल की तर्ज पर महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित होगा? तो गाइज ये होगा मार्च 2023 में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो गाइज ये जो ऐप है ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका नाम है लकी बिल ऐप। क्लियर। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हाल ही में युवा संवाद कार्यक्रम इंडिया @2047 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ये हमारा कोर्स मिशन एसडीएम, जिसको आप लोगों को जरूर ज्वाइन करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 की या आगे की। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक तरह से कॉम्बो पैकेज है। तीनों ही फेजेस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी और प्रीलिम्स में भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। 75% इस पर डिस्काउंट अभी चल रहा है और डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है साथियों, ED400। ठीक है, ये आपको कोड यूज करना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 75% का। ये बैच कब से शुरू हो रहा है? ये 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक ये जो है आप लोगों को डिस्काउंट इसका अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर आपको जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग, GS1, GS2, GS3, GS4 ये सभी की आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। और इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो गिव अवे चल रहा है, उसका वो आपको फ्री में अवेलेबल है अभी यानी कि शनिवार तक। तो ज़रूर वो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा समर्पण बैच है इस पर भी 75% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको इसका 75% का डिस्काउंट लेना है तो दोस्तों ये भी ED40000 ये आपको कोड यूज करना है। और अगर जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोगों के लिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर RO की तैयारी के लिए है ये समर्पण बैच। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है ये, और जो मिशन एसडीएम है वो भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में। ध्यान रखिएगा कोड आपको यूज करना है ED400। क्लियर। चलते हैं आगे और हमारे एप्लीकेशन को आप लोगों को जरूर डाउनलोड कर लेना है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, जहाँ पर आपको लोगों को जो हमारा गिव अवे है वो चल रहा है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशन पर बहुत सारी प्रीवियस ईयर के पेपर्स और बहुत सारी PDF सब चीज़ें वहीं पर ही अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो वो ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अब आज का हम जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। और नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।